अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं सीए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स का फटाफट अमेंडमेंट्स, जो कि आपके मई 17 और नवंबर 17 एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सुपर फास्ट स्पीड में सारे अमेंडमेंट्स को कवर करवा के दूंगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर का अमेंडमेंट्स, जो कि कैपिटल गेन के रिस्पेक्ट में अमेंडमेंट है। पहला आपका अमेंडमेंट डेफिनेशन में ही आता है। सेक्शन 2 के सबसेक्शन 14 को अमेंड किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि कैपिटल एसेट्स का जो डेफिनेशन होता है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 14 में दिया गया, वो कैपिटल एसेट्स के डेफिनेशन को आप दो पार्ट में बांट सकते हो। पहला पार्ट आप बोलते हो मींस, और दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं बट डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, तो मींस बट डज नॉट इंक्लूड। मींस में आप लोगों ने दो चीजें देखी होगी। पहली बात आपने देखी होगी कि मींस में दिया गया है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ एसएससी और नॉट। किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी क्यों ना हो, दुनिया की तमाम प्रॉपर्टी चाहे वो एसएससी के बिजनेस से कनेक्टेड हो या फिर ना हो, वो कैपिटल एसेट्स कहलाएगी। और दूसरा आपने देखा होगा कि जो भी सिक्योरिटीज होती है, ठीक है, कोई भी सिक्योरिटीज अगर एफआईआई ने हेल्ड किया हुआ है, एनी सिक्योरिटीज किसने हेल्ड किया हुआ है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने, तो वो कैपिटल एसेट्स कहलाएगा। ठीक है, लेकिन कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में ही बोला गया है बट डज नॉट इंक्लूड। बट डज नॉट इंक्लूड में हमारी कहानी क्या आती है, स्पा करवा लो गंदे दिखते हो, स्पा करवा लो गंदे दिखते हो। तो ये आपका स्टॉक इन ट्रेड, उसके बाद पर्सनल इफेक्ट, एग्रीकल्चर लैंड, उसके बाद यहां पर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, ये तक पहले से आपने देखा होगा। ठीक है, यहां पर एक नया आइटम डाला गया है डिपॉजिट सर्टिफिकेट, बट डज नॉट इंक्लूड में डिपॉजिट सर्टिफिकेट डाला गया है। ठीक है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट जो कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 के तहत इशू किया गया हो, डिपॉजिट सर्टिफिकेट जो कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 के तहत इशू किया गया हो, ये डाला गया है बट डज नॉट इंक्लूड वाले पोर्शन में। अब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के डेफिनेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कैपिटल एसेट्स दो प्रकार का होता है, एक शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। शॉर्ट टर्म को ट्रांसफर करने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। यहां पर हम लोग सिर्फ एक आइटम के बारे में चर्चा करेंगे जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के डेफिनेशन में आपका अमेंडमेंट आया है। जैसा कि आपको पता है कि लिस्टेड शेयर का अगर मामला हो तो 12 महीने या उससे लेस पीरियड के लिए अगर होल्ड करके रखते हैं तो उस सिचुएशन में शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाएगा वो लिस्टेड शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज। लेकिन यहां पर अमेंडमेंट करके फाइनेंस एक्ट 2016 में बोला गया कि अगर शेयर्स अनलिस्टेड होगा तो ऐसी परिस्थिति में ये 24 महीने का पीरियड देखा जाएगा, यानी कि 24 मंथ या फिर उससे लेस पीरियड के लिए होल्ड करके रखा गया है। तो अनलिस्टेड शेयर्स को क्या बोला जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स बोला जाएगा। देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स बोला जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 48 के रिस्पेक्ट में। जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन नंबर 48 जो होता है वो आपको क्या बताता है, मोड या फिर मेथड कैपिटल गेन टैक्स को कंप्यूट करने का। उसमें सबसे पहले आप सेल कंसिडरेशन लेते हो, उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करते हो, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को जहां पर एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को, फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को माइनस करते हो, और लास्ट में एक्सपेंडिचर जो कि होली एंड एक्सक्लूसिवली आपने क्यों किया है, इस ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में किया गया है। तो जो भी अमाउंट आता है उसको आप क्या बोलते हो, कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस बोलते हो। ठीक है, तो यहीं पर रिस्पेक्ट में थर्ड प्रोविजो आता है, सेक्शन 48 का थर्ड प्रोविजो आता है। थर्ड प्रोविजो आपको क्या बताता है, तो थर्ड प्रोविजो आपको बताता है कहां कहां इंडेक्सेशन नहीं लगेगा। इंडेक्सेशन के बारे में आपको सेकंड प्रोविजो बताता है, और थर्ड प्रोविजो बताता है कि कुछ केसेस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसा कि आप जानते हो कि बॉन्ड या डिवेंचर के केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है एक्सेप्ट कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड और डिवेंचर के केस में यहां पर एक आइटम और डाला गया, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जो कि आरबीआई इशू करती है वो डाला गया। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जो कि आरबीआई इशू करती है वो डाला गया। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आगे सेक्शन नंबर 47 यानी कि सर्टेन ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। कुछ ट्रांसफर आप ट्रांसफर नहीं मानते हो, और जब ट्रांसफर ही नहीं मानोगे तो कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू चार्जिंग सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 के हिसाब से ट्रांसफर नहीं कहलाएगा तो कैपिटल गेन टैक्स ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहां पर बोला गया है कि जो भी इंडिविजुअल होता है, अगर मान लो कि उसके पास सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है, इंडिविजुअल एसएससी के पास अगर सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है तो उसका मैच्योरिटी पर जब वो ट्रांसफर करता है तो उसको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि सेक्शन 47 में अमेंडमेंट आए हैं जो कि आगे आपको थोड़ी देर में वापस मैं
मैं बताऊंगा। हम लोग फिलहाल बात करते हैं सेक्शन 48 के फोर्थ प्रोविजो के बारे में। सेक्शन 48 के फोर्थ प्रोविजो किसके रिस्पेक्ट में आता है? तो नॉन रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में डाला गया है, विदेशी लोगों के रिस्पेक्ट में डाला गया है। एसएससी यहाँ पर कौन है? नॉन रेसिडेंट है। वो उस नॉन रेसिडेंट के पास क्या है ऐसा? उस नॉन रेसिडेंट के पास रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है। उस नॉन रेसिडेंट के पास रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है। अगर नॉन रेसिडेंट के पास इंडियन कंपनी का रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड हो, यानी कि अंडरलेइंग एसेट्स, ऐसा बॉन्ड जिसका अंडरलेइंग एसेट्स क्या हो? रुपीज हो, अंडरलेइंग एसेट्स रुपीज हो, तो यानी कि रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, तो उसके रिस्पेक्ट में फोर्थ प्रोविजो क्या बोलता है कि अगर मैच्योरिटी के वक्त, ध्यान रहे मैच्योरिटी के वक्त, ठीक है, मैच्योरिटी के टाइम पर अगर इस रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड का रिडम्पशन होता है, ठीक है, उस रिडम्पशन में जो उसको गेन होता है, वो गेन में जो कैपिटल, जो आपका रूपी एप्रिसिएशन का जो प्रोपोर्शन होगा, रूपी एप्रिसिएशन का जो पोर्शन होगा, उसको इग्नोर किया जाएगा, यानी कि उस पर कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट नहीं होगा। मान लीजिए कि जब रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड उस बंदे ने खरीदा था, नॉन रेसिडेंट ने खरीदा था, ठीक है, तो $1 की वैल्यू जो थी वो 70 रुपीज थी। फिर कुछ दिनों के बाद जब मैच्योरिटी का वक्त आया, तब रुपीज में क्या था? तब रुपीज के में अप्रिसिएशन हुआ अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, और $1 का जो कितना रेट हो गया, रुपीज यहाँ पर 62 हो गया, मान लो, ठीक है, 62 हो गया, $1 इक्वल टू 62 रुपीज हो गया। यानी कि ये जो 8 रुपए का गेन हो गया, ठीक है, ये जो 8 रुपए का गेन हो गया, वो गेन को आप इग्नोर करोगे एज पर फोर्थ प्रोविजो के हिसाब से। मतलब इस नॉन रेसिडेंट को जो गेन होगा मैच्योरिटी के वक्त में, उसको दो हिस्सों में बांटा जाएगा। पहला रूपी अप्रिसिएशन के कारण हुआ गेन, और दूसरा जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा वो, ठीक है, जो भी आपका गेन होगा, कैपिटल गेन होगा, वो इसके गेन को दो पार्ट में बांटा जाएगा। ठीक है, एक आपका रूपी अप्रिसिएशन के कारण हुआ गेन, इसको इग्नोर किया जाएगा, कैपिटल गेन टैक्स यानी कि यहां पर आपको चार्ज नहीं करना है, ऐसा फोर्थ प्रोविजो बोलता है। ठीक है, यहां पर ध्यान रहे, इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रिस्पेक्ट में ध्यान रहे कि जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 क्या बोलता है, नॉन रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में बोलता है, वो टेलीग्राफिक ट्रांसफर रेट लगाने वाला, ठीक है, टीटी बाइंग रेट और टीटी सेलिंग रेट का एवरेज या टीटी बाइंग रेट लगाने वाला जो फर्स्ट प्रोविजो बोलता है कि पहले जितने भी आइटम होते हैं, सेल कंसिडरेशन हो गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो गया, और उसके बाद एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, सारे के सारे को पहले विदेशी करेंसी में कन्वर्ट करो, नॉन रेसिडेंट जिस करेंसी में खरीदा था पहली बार उसमें कन्वर्ट करो, या फिर री इन्वेस्टमेंट का केस है तो फिर कैपिटल गेन कैलकुलेट करो, फॉरेन करेंसी में कैपिटल गेन जब कैलकुलेट हो गया तो उसके बाद फिर लास्ट में वापस उसको रुपीज में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स चार्ज करने के लिए, ऐसा फर्स्ट प्रोविजो बोलता है। तो यहां पर बोला गया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी या फिर आपका जो कैपिटल गेन होता है उसमें फर्स्ट प्रोविजो अप्लाई करना है। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने एक बात ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर मान लो कि बिफोर मैच्योरिटी के वक्त में ट्रांसफर करा तभी जाके आपको ये फोर्थ प्रोविजो का फायदा मिल पाएगा, ऐसा नॉन रेसिडेंट वाले को बता देना है आपको। ठीक है, फिर आपका अगर लॉस होता है, ये जो रुपी एप्रिसिएशन बॉन्ड है, रुपी एप्रिसिएशन ना होके, ठीक है, उल्टा जो होता है लॉस हो जाता है, तो उस लॉस को आपको कैपिटल लॉस मानकर अलाउ किया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले अमेंडमेंट के बारे में। हमारा अगला अमेंडमेंट है सेक्शन नंबर 55 का अमेंडमेंट। सेक्शन नंबर 55 क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के बारे में सेक्शन नंबर 55 बोलता है। ये सीओए को कौवा मैंने पढ़ा है, ठीक है, कौवा काई काई करता है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ये आपके सेक्शन नंबर 55 में बताया गया है। ठीक है, ये आपका सेक्शन नंबर 48 के 4 एलिमेंट में से एलिमेंट होते हैं, सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस एक्सपेंडिचर। तो इसी 4 चीजों पर पूरी कैपिटल गेन की कहानी आधारित होती है। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के संदर्भ में आपने क्या क्या देखा होगा, यहां पर एक जनरल केस देखा होगा, यानी कि 1481 वाला केस देखा होगा जनरल, और 3 स्पेशल केस देखा होगा, स्पेशल केस देखा होगा। स्पेशल केस में आपने क्या देखा होगा, सेल्फ जनरेटेड एसेट्स का देखा होगा। उसके बाद यहां पर कॉर्पोरेटाइजेशन और डिमोनेटाइजेशन स्कीम में के बारे में देखा होगा कि किस तरह से क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर शेयर एंड सिक्योरिटीज के बारे में कुछ केसेस देखे होंगे, जैसे कि आपका ओरिजिनल शेयर एंड सिक्योरिटीज बोनस का केस देखा होगा, उसके बाद रिनाउंसमेंट का केस देखा होगा, और उसके बाद लास्ट वाला केस राइट इश्यू का देखा होगा। तो इस तरह से आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की पूरी कहानी पढ़ी होगी अगर आपने एफटीआर की वीडियो सुनी है तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि सेल्फ जनरेटेड एसेट्स के रिस्पेक्ट में इसको भी 2 पार्ट में हमने बांटा था। पहला पार्ट क्या था, स्पेसिफाइड सेल्फ जनरेटेड एसेट्स, जो कि
स्पेसिफाइड है। और दूसरा बीसी श्रीनिवासा शेट्टी का केस, बीसी श्रीनिवासा शेट्टी के केस में क्या बोला गया था कि जो सेल्फ जनरेटेड एसेट्स होता है इस स्पेसिफाइड के अलावा उसकी वैल्यू इनडिटर्मिनेट होती है, डिटरमाइन नहीं की जा सकती है, इसीलिए कैपिटल गेन टैक्स ही अट्रैक्ट नहीं होगा। स्पेसिफाइड केस में क्या बोला गया था, कुछ आइटम बताए गए थे, जो भी सेल्फ जनरेटेड एसेट्स आपका था उस सेल्फ जनरेटेड एसेट्स में कुछ आइटम बताए गए थे, स्पेसिफाइड केस था उसमें। जैसे कि अगर आपको याद होगा बिजनेस का गुडविल हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका बिजनेस का गुडविल हो गया, लूम आवर हो गया, उसके बाद ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है, रूट परमिट, ये सारी चीजें हो गई। यहां पर एक आइटम था, एक आइटम क्या था, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस। अब यहां पर एक प्रोफेशन वर्ड भी डाल दिया गया है, राइट टू कैरी ऑन प्रोफेशन भी यहां पर डाल दिया गया है, तो ये स्पेसिफाइड केस में प्रोफेशन भी डाल दिया गया है। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में भी हमने डेफिनेशन को दो कैटेगरी में बांटा था, एक आपका स्पेशल केस था और दूसरा आपका अदर, ठीक है। तो अदर में हम लोगों ने स्पेशल में हम लोगों ने देखा था जीआरआर के बारे में, ठीक है, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने देखा था गुडविल, बिजनेस का गुडविल, राइट टू कैरी ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर, और उसके बाद तीसरा वाला आपने क्या देखा होगा, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस। तो राइट टू कैरी ऑन केवल बिजनेस नहीं, अब यहां पर प्रोफेशन भी आ गया, राइट टू कैरी ऑन प्रोफेशन भी। ये दो प्रकार के अमेंडमेंट आए हुए हैं यहां पर सेक्शन 55 के रिस्पेक्ट में। कोई बड़ा चेंजेस नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बस छोटे छोटे कुछ चेंजेस है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चेंज है। यहां पर आपने देखा होगा इनकम डिक्लेरेशन स्कीम आईडीएस के बारे में आपने मोदी सरकार के आने के बाद काफी हल्ला हंगामा हुआ, 500 और 1000 का नोट बंद हुआ, ठीक है। तो ये आईडीएस स्कीम क्या बोलता था, ये बोलता था कि भाई लोग 1/6/2016 से लेकर, ठीक है, 30/9/2016 के बीच में, ठीक है, 30/9/2016 तक अपना जो है वो ब्लैक मनी जो होता है, जिसको अनडिस्क्लोज्ड इनकम आप बोलते हो, टेक्निकली अनडिस्क्लोज्ड इनकम, ब्लैक मनी को डिस्क्लोज करो, और ब्लैक मनी को डिस्क्लोज करो और 45% टैक्स, पेनाल्टी, इंटरेस्ट सबको मिलाकर फ्लैट 45% पैसे दे दो। अब तो ये रही ब्लैक मनी की बात। अगर किसी ने ब्लैक मनी से प्रॉपर्टी खरीदा है, अगर ब्लैक मनी से प्रॉपर्टी खरीदा है तो 1/6/2016 को जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, उस फेयर मार्केट वैल्यू को 1/6/2016 को जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, उस फेयर मार्केट वैल्यू को ही, उस पर ही 45% का आपको टैक्स, इंटरेस्ट सब मिलाकर, कुल मिलाकर आपको देना है, ठीक है। तो ये जो है यहां पर बोला गया 1/6/2016 का जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा, यहीं पर आपका डायरेक्ट टैक्स में अमेंडमेंट आया और बोला गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के रिस्पेक्ट में कि सेक्शन 49 सब सेक्शन 5 में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया जाएगा, ठीक है, सेक्शन 48 के 4 एलिमेंट में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, एक्सपेंडिचर और सेल कंसिडरेशन, उसमें एक हम लोग चर्चा कर रहे हैं जहां पर मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, जितने में आपने कैपिटल एसेट्स को शुरू में खरीदा था, ठीक है, या अदरवाइज लॉ में प्रोवाइड किया गया है। तो देखो लॉ यहां पर बोलता है कि 1/6/2016 का फेयर मार्केट वैल्यू जो होगा उसी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया जाए, इसी को फेयर मार्केट वैल्यू को ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया जाए। अब मान लो कि ये प्रॉपर्टी जो है ब्लैक मनी से खरीदी गई थी, ठीक है, मान लो खरीदी गई थी बहुत पहले कभी, तो उसको डेट ऑफ एक्विजिशन हम लोग लेते हैं। उसके बाद आपका 1/6/2016 की फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जिस दिन आपको ट्रांसफर किया गया, डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन का सेल कंसिडरेशन कुछ आपका होता है, तो ये सेल कंसिडरेशन माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, ये आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। लेकिन होल्डिंग पीरियड जो होता है वो एक्चुअल डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन से काउंट किया जाएगा, एक्चुअल डेट ऑफ एक्विजिशन से होल्डिंग पीरियड जो है वो काउंट किया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप जो है एफटीआर की वीडियो में हम लोग वापस से इस पर चर्चा करी है हमने, तो आप देखोगे। अब हम लोग बात करते हैं लैंड, बिल्डिंग या बोथ के केस में। आपने एक सेक्शन पढ़ा होगा जिसको सेक्शन 50C बोलते हैं, 50C बोलते हैं। अगर एज ए कैपिटल एसेट्स लैंड, बिल्डिंग या बोथ का ट्रांसफर किया जाता है, इसमें आपने एक प्रोविजन देखा होगा जिसमें स्टाम्प वैल्यू की डिटरमाइन की गई, स्टाम्प वैल्यू अथॉरिटी की डिटरमाइन की हुई जो स्टाम्प वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, उसको हम लोग सेल कंसिडरेशन मान लेते हैं, ठीक है। स्टाम्प वैल्यू के द्वारा डिक्लेयर की गई ही वैल्यू, ठीक है। अब उसमें आपने देखा होगा जो एज ए स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर करते हो तो आपका सेक्शन 50C अप्लाई होता है, और एज ए कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करते हो तो आपका क्या होता है, आपका 50C अप्लाई होता है, और एज ए स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर करते हो तो उसमें 43C अप्लाई होता है, ठीक है। आपका 43CA अप्लाई होता है, 43CA अप्लाई होता है, ठीक है। अब ये 43CA में और सेक्शन 56 के क्लॉज नंबर 2, ठीक है, सब क्लॉज नंबर 7, इसमें आपने देखा होगा कि इन दोनों केस में पहले से दिया गया था जो बात, वो बात यहां पर अमेंडमेंट करके डाल दिया गया है। पहले से इनमें क्या दिया गया था, इनमें बोला गया था कि
कौन से दिन का हम लोग स्टाम्प वैल्यू लेते हैं, स्टाम्प वैल्यू कौन से दिन का लेते हैं। अगर मान लो डेट ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का डेट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग है, तो हम लोग नॉर्मली डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का हम लोग स्टाम्प वैल्यू लेते हैं, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का स्टाम्प वैल्यू लेते हैं। लेकिन अगर अदर देन कैश, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फुल और पार्ट कंसिडरेशन ऑलरेडी चुका दिया गया है, फुल और पार्ट सेल कंसिडरेशन ऑलरेडी चुका दिया गया है अदर देन कैश, तो हम लोग डेट ऑफ एग्रीमेंट का स्टाम्प वैल्यू लेंगे, डेट ऑफ एग्रीमेंट का स्टाम्प वैल्यू लेंगे। अब सेम अमेंडमेंट करके यहां पर डाल दिया गया, अगर एज ए स्टॉक इन ट्रेड आप ट्रांसफर करते हो, सॉरी एज ए कैपिटल एसेट्स आप ट्रांसफर करते हो तो क्या होगा। एज ए कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करते हो तो 50C में अमेंडमेंट डाला गया कि अगर मान लो कि डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, और अप टू डेट ऑफ एग्रीमेंट अगर मान लो कि अदर देन कैश, अप टू डेट ऑफ एग्रीमेंट अदर देन कैश कंसिडरेशन का पेमेंट किया गया है, तो डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन का स्टाम्प वैल्यू हम लोग काउंट करेंगे, मतलब डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन का स्टाम्प वैल्यू हम लोगों को लेना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन 47 के अमेंडमेंट के बारे में। सेक्शन 47 क्या बोलता है, सर्टेन ट्रांजैक्शन आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, कुछ चीजें ट्रांसफर नहीं कहलाती है। जब ट्रांसफर ही नहीं कहलाती है तो ऑब्वियसली जो है वो कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट नहीं होगा। जब ट्रांसफर ही नहीं कहलाएगी तो कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने एक क्लॉज देखा था, उस क्लॉज में आपने देखा होगा कि अगर प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होती है तो सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन आपका ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ये सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन बड़े ही लंबे चौड़े दिए हुए थे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो आपका प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और ये एलएलपी है, इसको हम लोगों ने जनरली क्या बुलाते हैं, आसानी पढ़ने के लिए प्रीवियस ओनर, और इसको हम लोग करंट ओनर बुलाते हैं, प्रीवियस ओनर और करंट ओनर। तो सबसे पहले ये इन जो कंपनी थी, ठीक है, प्रीवियस ओनर की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज डेट ऑफ ट्रांसफर से एलएलपी की हो जानी चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन हमारा ये था। दूसरा कंडीशन था शेयर होल्डर के रिस्पेक्ट में, और तीसरा कंडीशन भी था शेयर होल्डर के रिस्पेक्ट में। दूसरा कंडीशन क्या था कि शेयर होल्डर लोगों को, जो आपने जितने भी पुराने शेयर होल्डर लोगों हैं, उनको कैपिटल कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अलावा कुछ भी नहीं मिलना चाहिए इस एलएलपी में। मतलब कंसिडरेशन केवल दो फॉर्म में चुकाया जाएगा कन्वर्जन पर, कैपिटल कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के फॉर्म में। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था कि जितने भी शेयर होल्डर लोग होंगे, ठीक है, मतलब तीसरा कंडीशन, जितने भी शेयर होल्डर लोग होंगे उसको जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या दोनों मिलेगा वो इसके प्रोपोर्शन में होना चाहिए जितना पुराने वाले में, यानी कि प्रीवियस ओनर में जितना उसने परसेंटेज होल्ड करके रखा था। ठीक है, उसके बाद तीन कंडीशन देखने के बाद हम लोगों ने और कंडीशन आपने क्या पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ा होगा कि डेट ऑफ कन्वर्जन, ध्यान देना, डेट ऑफ कन्वर्जन के 5 साल तक, ठीक है, डेट ऑफ कन्वर्जन के 5 साल तक जितने भी शेयर होल्डर लोग यहां से आए हैं कंपनी से उठकर, ठीक है, उन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 50% से कम नहीं होना चाहिए एग्रीगेट मिलाकर, ठीक है, पुराने शेयर होल्डर लोगों का। तो ये पहला क्रिटिकल कंडीशन था जो कि आपको दिमाग से उतर सकता है। दूसरा क्या था कि जो डेट ऑफ कन्वर्जन है, डेट ऑफ कन्वर्जन वाले प्रीवियस ईयर, सॉरी डेट ऑफ कन्वर्जन वाला जो प्रीवियस ईयर है उसके प्रीसीडिंग 3 प्रीवियस ईयर तक जो भी आपका कंपनी था, प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, उसका किसी भी कीमत में टर्नओवर किसी भी वक्त 60 लाख से एक्सीड ना किया हो। 60 लाख से एक्सीड अगर किया होगा तो कंडीशन पूरा हुआ नहीं माना जाएगा, मतलब सेक्शन 47 का बेनिफिट नहीं उठा पाएगा। ठीक है, तो 60 लाख से एक्सीड नहीं किया हो ग्रॉस रिसीट या फिर टर्नओवर इन लोगों का। ठीक है, उसके बाद आपने कंडीशन एक देखा था डेट ऑफ कन्वर्जन के दिन से वाला, डेट ऑफ कन्वर्जन के दिन से, ठीक है, डेट ऑफ कन्वर्जन के दिन से 3 सालों तक, ठीक है, 3 सालों तक, 3 इयर्स तक, ये जो डेट ऑफ कन्वर्जन के दिन जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, ठीक है, उसका कोई भी पोर्शन जो होता है वो पार्टनर लोगों को नहीं देना है, जो कि पुराने शेयर होल्डर लोग हैं उन लोगों को नहीं देना है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का कोई भी पोर्शन, ठीक है, कोई भी अमाउंट नहीं देना है। यहां तक तो रही पुरानी बात, इतने सारे कंडीशन थे। सोचो, पहला कंडीशन हम लोगों ने देखा सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दूसरा हम लोगों ने देखा कि सारे शेयर होल्डर लोगों को कंसिडरेशन केवल 2 फॉर्म में मिलना चाहिए, आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तीसरा कंडीशन हम लोगों ने क्या देखा, सारे शेयर होल्डर लोगों को, ठीक है, जो भी आपके उसके परसेंटेज के हिसाब से एज ए पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा
एलएलपी में। उसके बाद हम लोगों ने कंडीशन देखा कि डेट ऑफ कन्वर्जन के 5 सालों तक जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एग्रीगेट होगा शेयर होल्डर लोगों का मिला के वो 50% से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने अगला कंडीशन क्या देखा कि डेट ऑफ कन्वर्जन वाले प्रीवियस ईयर के प्रेसिडिंग 3 प्रीवियस ईयर में कभी भी इन लोगों का जो है वो ग्रॉस टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट जो है 60 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा डेट ऑफ कन्वर्जन के दिन से अगले 3 सालों तक जो भी डेट ऑफ कन्वर्जन के दिन एकोमुलेटेड प्रॉफिट था उसका 1 रुपया भी जो है शेयर होल्डर लोगों को नहीं दोगे। ठीक है, अब हमारा अमेंडमेंट की चर्चा आती है। एक पॉइंट इसमें और डाला गया, इसमें एक पॉइंट और क्या डाला गया, जो भी डेट ऑफ कन्वर्जन आपका है, डेट ऑफ कन्वर्जन वाला प्रीवियस ईयर, उसके प्रीसीडिंग 3 प्रीवियस ईयर में किसी भी वक्त जो है वो टोटल एसेट्स की वैल्यू जो है 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 5 करोड़ की वैल्यू एक्सीड नहीं करनी चाहिए इन पब्लिक कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के बारे में। सिमिलरली हम लोगों ने यहां पर क्या देखा था कि डेट ऑफ कन्वर्जन के पिछले 3 प्रीवियस ईयर में कभी भी आपका टर्नओवर जो है 60 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए। इसी तरह यहां पर बोला गया कि 5 करोड़ से आपके टोटल एसेट्स की वैल्यू एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अब हम लोग अमेंडमेंट को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग देखते हैं कंसोलिडेटिंग स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में। तो मैं आपको 2 वर्ड गौर कराना चाहूं जो कि लगातार अमेंडमेंट आपका हुआ है यहाँ पर म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड में जो पुराना स्कीम है उसको क्या बोलोगे आप, कंसोलिडेटिंग स्कीम, और नया वाला को क्या बोलोगे, कंसोलिडेटेड स्कीम। ठीक है, तो पुराने वाले से नए वाले में शिफ्ट होना। तो आपने पढ़ा होगा पिछले अमेंडमेंट में, आपने क्या पढ़ा होगा, स्कीम के बारे में चर्चा। यहाँ पर हम लोग प्लान के बारे में चर्चा करेंगे अपनी। स्कीम के बारे में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पर जो आपका जो स्कीम होता है उसका जब आपका मर्जर होता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपका ये कास्टिज्म बहुत मानता है, मतलब शादी सिर्फ एक ही कास्ट में होती है म्यूचुअल फंड वालों की। बस ये हमें इसी से आपको याद रखना है कि शादी एक ही कास्ट में होनी है। ठीक है, तो मान लो कि स्कीम ए है, स्कीम ए, स्कीम बी, स्कीम सी और स्कीम डी, ये 4 प्रकार के स्कीम मिलकर कंसोलिडेट कर जाते हैं और एक स्कीम बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया था सेक्शन 47 में कि ओल्ड स्कीम में से शिफ्ट होकर न्यू स्कीम में जाने वाले कि जो शेयर होल्डर लोग होते हैं, सॉरी जो यूनिट होल्डर लोग होंगे, वो ट्रांसफर नहीं कहलाएगा, ऐसा जाना ट्रांसफर नहीं कहलाएगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड वाला म्यूचुअल फंड हो, ठीक है, उसका वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड में ही आपका जाके मर्ज हो। मतलब ये पुराना स्कीम इक्विटी ओरिएंटेड था तो ये भी इक्विटी ओरिएंटेड होना चाहिए। मान लो कि ये इक्विटी ओरिएंटेड है, ये इक्विटी ओरिएंटेड है और ये भी इक्विटी ओरिएंटेड है, लेकिन ये नहीं है, तो फिर ये ट्रांसफर माना जाएगा। ठीक है, बाकी सब जो है ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे क्योंकि दोनों इक्विटी ओरिएंटेड फंड का आपका जो है रिश्ता निभा रहे हैं, एक ही कास्ट में शादी हो रही है। फिर बोला गया कि अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड फंड जो है उसका आपका जो भी स्कीम में शिफ्ट होना है तो अदर वाले सिर्फ अदर में होंगे, मतलब अदर कास्ट वाली की शादी अदर कास्ट में हो सकती है, लेकिन इक्विटी ओरिएंटेड फंड वाली की शादी इक्विटी ओरिएंटेड फंड वाले कास्ट में ही होगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कंसोलिडेटिंग स्कीम में जाना था। अब एक और अमेंडमेंट आया और वो अमेंडमेंट क्या बोला, सिमिलर अमेंडमेंट है, एक जैसा दिखने वाला अमेंडमेंट है, बारीक सा दोनों में अंतर है। यहां पर जो अमेंडमेंट आया उसने क्या बोला, जैसा कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड के कई सारे प्लान होते हैं, जैसे कि मान लो कि एक ग्रोथ प्लान है और एक डिविडेंड प्लान है, ग्रोथ प्लान है और डिविडेंड प्लान है। ठीक है, अगर मान लो कि एक प्लान दूसरे प्लान में मर्ज कर जाता है, मान लो ग्रोथ प्लान डिविडेंड प्लान में मर्ज कर जाता है, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड स्कीम में 2 या 2 अधिक प्लान आप अगर आपस में मर्ज कर जाते हैं इंटरनली, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यूनिट का ट्रांसफर होना ट्रांसफर नहीं कहलाएगा। पिछली बार में हम लोगों ने इक्विटी ओरिएंटेड फंड और अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड फंड के बारे में देखा था, और यहां पर हम लोगों ने क्या देखा था कि म्यूचुअल फंड का जो आपका कंसोलिडेटिंग प्लान के बारे में हम लोगों ने देखा और वो स्कीम के बारे में चर्चा करी थी। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 55EE के बारे में, इन्वेस्टमेंट इन यूनिट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, इससे पहले एक और 47 का अमेंडमेंट के बारे में हम लोग वापस से चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा आगे चल के वापस से। मान लो कि अगर कोई एसएससी है, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल है, एसएससी का इंडिविजुअल होना जरूरी है, उसके पास क्या है, उसके पास सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है जो कि आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है, आरबीआई इशूड सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है। ठीक है, तो उसका जब बॉन्ड का रिडम्पशन होता है तो रिडम्पशन, ऐसा रिडम्पशन जो होता है वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऐसा रिडम्पशन ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। सेक्शन 47 का अमेंडमेंट इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करते हैं डिडक्शन के बारे में। सेक्शन 55EE बताता है, सेक्शन 55EE में आपका डिडक्शन वाला अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट क्या बोलता है, ये अमेंडमेंट नया इंसर्ट किया गया है 55EE में। यहां पर आपको एक चीज याद रखना है, क्या याद रखना है यहां पर कि इस 55EE में जो आपका जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करने वाला बेनिफिट यहां पर नहीं दिया गया है। ये बेनिफिट जो होता है 55EE का किसी भी एसएससी को है, एनी एसएससी को, कौन सा कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करता है, एनी कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म होना चाहिए।
कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करता है, एनी एसएससी एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करता है, बदले में जो पैसे मिलते हैं उसको डेट ऑफ ट्रांसफर के 6 महीनों के अंदर में, डेट ऑफ ट्रांसफर के 6 महीनों के अंदर में आप क्या करते हो, तो आप क्या खरीदते हो, तो आप जो फंड स्पेसिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, फंड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनिट्स खरीदते हो, ठीक है, जो भी फंड नोटिफाई किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो वो खरीदते हो। तो ये आपका जो है वो आपका 54EE के तहत जो जितने का आपका कैपिटल गेन था, जो भी आपका कैपिटल गेन था, या फिर जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, मतलब न्यू एसेट्स जितने का खरीदा है, न्यू एसेट्स, ठीक है, विच एवर इज लोअर, जो भी आपका दोनों में कम हो उसका डिडक्शन मिल जाएगा, विच एवर इज लोअर का कैपिटल गेन या फिर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, लॉक इन पीरियड का, जो भी न्यू एसेट्स आपने खरीदा है उसको लॉक इन पीरियड है 3 सालों का, मतलब लॉक इन पीरियड सबकी तरह यहाँ पर भी 3 साल ही डाला गया है, मतलब इस लॉक इन पीरियड के दौरान ना आप न्यू एसेट्स को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफाइड फंड के यूनिट्स को ना आप ट्रांसफर कर सकते हो, ना उसके बदले में आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, ना लोन एडवांस या मॉर्गेज वगैरह सब ले सकते हो, ठीक है। अगर 3 सालों वाला कंडीशन को पूरा नहीं किया तो ऑलरेडी जितना भी आपने डिडक्शन ले लिया है 54EE में, वो सारे के सारे आपको नॉन कंप्लाइंस वाले प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएंगे, नॉन कंप्लाइंस वाले प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 54GB के बारे में, सेक्शन 54GB के बारे में, सेक्शन 54GB के बारे में, जो कि एलिजिबल कंपनी के रिस्पेक्ट में है आपका डिडक्शन, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले थोड़ी सी मैं आपको याद दिलाता हूं कि अगर मान लो कोई एसएससी है, वो एसएससी कौन है, वो इंडिविजुअल या फिर हफ है, वो एसएससी कौन है, इंडिविजुअल या फिर हफ है, चाहे वो रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो, ठीक है। अगर मान लो उसके पास रेसिडेंशियल हाउस है, रहने का घर है या फिर प्लॉट है, इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया में हो, उसको बेचकर जो भी नेट कंसिडरेशन होता है उसमें उस नेट कंसिडरेशन से वो एलिजिबल कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदता है। एलिजिबल कंपनी का क्या खरीदता है, इक्विटी शेयर खरीदता है, रिटर्न फाइल करने के डेट से पहले पहले। तो ऐसी सिचुएशन में नेट कंसिडरेशन का जितना प्रपोर्शन उस इक्विटी शेयर खरीदने में लगाएगा, ठीक है, उतना का उसको एग्जेम्पशन मिलता है, ठीक है, उतना अमाउंट उसका आपका कैपिटल गेन से एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। अब ये जो एलिजिबल कंपनी होती है उसको इंडिविजुअल या हफ से जो भी पैसे मिलती है उसको वो मतलब डेट जो भी इक्विटी इसने खरीदा है उसके डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन के, जिस दिन इक्विटी खरीदा है इस इंडिविजुअल या हफ के, उसके डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन के 1 साल के अंदर में न्यू एसेट्स खरीद लेना होता है। ये काम कंपनी को करना पड़ता है, एलिजिबल कंपनी को करना पड़ता है, ठीक है। या फिर रिटर्न फाइल करने के डेट तक ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कर देना होता है, ठीक है। ये सारी बातें तो आपको मैं याद दिला रहा हूं, ये हमारा अमेंडमेंट नहीं है। और एक बात और मैं आपको याद दिला दूं कि जो ये इंडिविजुअल या हफ शेयर खरीदता है एक एलिजिबल कंपनी का, ठीक है, या फिर ये जो एलिजिबल कंपनी न्यू एसेट्स खरीदती है, ठीक है, उसको लॉक इन करके रखना है, उसको 5 सालों तक जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। अगर बेचोगे या ट्रांसफर करोगे तो ऐसी परिस्थिति में जो भी एग्जेम्पशन वगैरह सब लिया था वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे आपके टैक्सेबल हो जाएंगे ट्रांसफर करने वाले प्रीवियस ईयर में। अब हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने कुछ चीजें देखी थी कि एलिजिबल कंपनी किसको बोलते हैं, ठीक है, और न्यू एसेट्स किसको बोलते हैं, जो आपने देखा होगा। तो यहीं पर हमारा एलिजिबल कंपनी और न्यू एसेट्स के रिस्पेक्ट में अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट 2016 के हिसाब से। एलिजिबल कंपनी किसको बोलते हैं, जिस प्रीवियस ईयर में इंडिविजुअल या हफ ने रेसिडेंशियल हाउस या प्लॉट ट्रांसफर किया था उसके बिगिनिंग से लेकर, जिस प्रीवियस ईयर में बेटा तुमने ट्रांसफर किया था उस प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग से लेकर, ठीक है, आपके रिटर्न फाइल करने तक के डेट को, रिटर्न फाइल करने के डेट के बीच में जो है उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ हो, ठीक है। पहला कंडीशन तो ये था एलिजिबल कंपनी का। दूसरा कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज एक्ट 2006 के तहत, ठीक है, ये स्मॉल या फिर मीडियम इंटरप्राइज का दर्जा रखता हो, मतलब पूरा क्राइटेरिया पूरा करता हो। उसमें यहां पर ये जो स्मॉल एंड मीडियम वाले में एक बात और यहां पर पॉइंट जुड़ गई कि एलिजिबल स्टार्टअप का कंडीशन पूरा करता हो, एलिजिबल स्टार्टअप का कंडीशन, ठीक है, एलिजिबल स्टार्टअप का कंडीशन ये फाइनेंस एक्ट 2016 में बोला गया, ठीक है। अब ये एलिजिबल स्टार्टअप क्या होता है इसके बारे में थोड़ी देर में हम लोग जानेंगे। एलिजिबल स्टार्टअप का कंडीशन पूरा करता हो, ठीक है। उसके बाद एलिजिबल कंपनी एलिजिबल बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए, तो एलिजिबल बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपका
मतलब ये जो इंडिविजुअल या हफ जिसने ये सारी चीजों को बेची थी, ठीक है, उसका सब्सक्रिप्शन के बाद कम से कम कंपनी में 50% या उससे ज्यादा का शेयर कैपिटल या फिर वोटिंग पावर होना चाहिए। ये तो पुराना ही कंडीशन था। हमारा अमेंडमेंट जो है वो एलिजिबल बिजनेस के रिस्पेक्ट में है और ये एलिजिबल स्टार्टअप के रिस्पेक्ट में है। एलिजिबल बिजनेस किसको बोला गया? तो जो भी आर्टिकल या थिंग या सर्विस, ठीक है, जो कि टेक्नोलॉजी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से डिराइव हुआ है, उसका डेवलपमेंट करना, डिप्लॉयमेंट करना, ठीक है, या फिर इनोवेशन में इंगेज रहना, वो एलिजिबल बिजनेस कहलाएगा। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर काफी जोर दिया गया था। टेक्नोलॉजी या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जो आर्टिकल, थिंग या फिर सर्विस डिराइव हुआ है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट या इनोवेशन करने के में इंगेज रहना। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये डाली गई आपके फाइनेंस एक्ट 2016 में। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि एलिजिबल स्टार्टअप क्या होता है। एलिजिबल स्टार्टअप क्या होता है उसके बारे में अपनी चर्चा करते हैं। मान लो एलिजिबल स्टार्टअप किसको बोल सकते हो? तो अगर मान लो कि यहां पर बोला गया है कि एलिजिबल स्टार्टअप का मतलब क्या हुआ, 1/4/2016 से लेकर 1/4/2000 कुछ कंडीशन हो गए, 1/4/2016 से लेकर 1/4/2019 के बीच में इनकॉर्पोरेशन हुआ हो। ठीक है, 1/4/2016 से लेकर 1/4/19 के बीच में इनकॉर्पोरेशन हुआ हो। दूसरा कंडीशन कि 1/4/2016 से लेकर, ठीक है, 31/3/2021 तक, ठीक है, इसके बीच में किसी प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 25 करोड़ से एक्सीड ना हो, 25 करोड़ से एक्सीड ना हो। मान लो पहले एलिजिबल हो गया, बाद में ये एलिजिबल स्टार्टअप का कंडीशन पूरा नहीं करता है, तो फिर जो भी डिडक्शन लिया था वो टैक्स कर देगा, और क्या चाहिए। ठीक है, तो आपका 31 मार्च 2021 तक और ये 1 अप्रैल 2019 तक, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद एक चीज और कंडीशन कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड जो ऑर्गेनाइजेशन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, या फिर बोर्ड होती है, उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये एलिजिबल स्टार्टअप कहलाएगा। तो ये एलिजिबल कंपनी के लिए एक और कंडीशन जुड़ गया कि वो एलिजिबल स्टार्टअप होना चाहिए। बस इतना अमेंडमेंट करके डाला गया। अब हम लोग बात करते हैं न्यू प्लांट एंड मशीनरी के बारे में। न्यू प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट करना है, तो न्यू प्लांट एंड मशीनरी किसको बोला गया है? सारे प्लांट एंड मशीनरी को न्यू प्लांट एंड मशीनरी बोला गया है, एनी प्लांट एंड मशीनरी को, एक्सेप्ट में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, अगर मान लो कि सेकेंड हैंड का हो, सेकेंड हैंड हो, मतलब इंडिया में या आउटसाइड इंडिया में कहीं भी पहले भी यूज हो चुका हो। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने देखा था, मतलब ये सब एक्सक्लूड होगी, मतलब न्यू प्लांट मशीनरी नहीं कहलाएगा। ठीक है, सेकेंड हैंड हो अगर तो, या फिर ऑफिस प्रीमाइसेस हो, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन या गेस्ट हाउस में इंस्टॉल किया गया हो वो। और उसके बाद तीसरा कंडीशन हम लोगों ने देखा था कि बिजनेस प्रोफेशन में हेड में, पीजीबीपी हेड में मान लो कि डेप्रिसिएशन बोलकर या अदरवाइज आपने ऑलरेडी एक्चुअल कॉस्ट का 100% डिडक्शन ले रखा हो, तो ये केस में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद ऑफिस अप्लायंसेस, ठीक है, ऑफिस अप्लायंसेस में आपका कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंक्लूड होता था, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंक्लूड होता था। मतलब ये एक्सक्लूजन वाला भाग हम लोग देख रहे हैं। एक्सक्लूड मतलब न्यू प्लांट मशीनरी में एक्सक्लूड होगा ये सारी चीजें, ऑफिस अप्लायंसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। उसके बाद कोई भी व्हीकल, ये न्यू प्लांट मशीनरी नहीं कहलाती है। ठीक है, ये सेम डेफिनेशन जो है आपको बिजनेस प्रोफेशन हेड में कई जगह आपको एफटीआर की वीडियो में मैंने बताया है, कंपैरेटिव एनालिसिस करके, बहुत बारीक सा अंतर है, अदरवाइज अंतर नहीं है। जैसे कि मान लो कि आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन में भी देखा होगा न्यू प्लांट एंड मशीनरी का मतलब, ठीक है, इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन में भी देखा होगा न्यू प्लांट एंड मशीनरी का मतलब। ठीक है, तो सबका डेफिनेशन ऑलमोस्ट एक ही है। अब यहाँ पर क्या बोला गया न्यू प्लांट मशीनरी में, ये जो कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो यहाँ पर एक्सक्लूड होता था, लेकिन अगर स्टार्टअप जो होता है वो टेक्नोलॉजी ड्राइवन है, तो अगर स्टार्टअप जो होता है एलिजिबल स्टार्टअप वो टेक्नोलॉजी ड्राइवन है, तो ऐसी सिचुएशन में न्यू एसेट्स में कंप्यूटर या उसका सॉफ्टवेयर भी आएगा, कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड होगा। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले अमेंडमेंट के रिस्पेक्ट में, जो कि छोटा सा अमेंडमेंट है 111A के रिस्पेक्ट में। यहां पर क्या अमेंडमेंट करके बोला गया, इससे पहले मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि आपने 2 सेक्शन पढ़ा होगा, सेक्शन 111A और 10 का 38 पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये आपको क्या बताता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आपका होता है वो लोअर रेट पे टैक्सेबल होगा इक्विटी शेयर के केस में, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड के केस में, और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के केस में। मतलब अगर आपने इक्विटी शेयर का, ठीक है, या फिर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड का, या फिर बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट का अगर मान लो आपने होल्ड करके रखा था और उसको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांसफर करते हो, और उस पर एसटीटी पेड है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड है, तो उस सिचुएशन में अगर मान लो कि ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था
था, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स था, तो 111 ए अप्लाई होगा और लोअर रेट से यानी कि 15% के रेट से आपको टैक्स लगेगा, ठीक है, जिस पर चैप्टर 6 ए का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद 1038 में देखा था कि अगर यही चीज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होती है तो यहां पर क्या होगा, हर एक प्रकार के एसएससी को एग्जाम्प्ट हो जाएगा, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, ठीक है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि यहां पर अमेंडमेंट करके क्या बोला गया। ये जो 1038 का बेनिफिट और 111 ए का बेनिफिट होता है, अगर मान लो कि ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर हुआ है, ठीक है, लेकिन ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड है कहां पर, स्पेशल जगह पर लोकेटेड है, आईपीएससी में, ठीक है। आईपीएससी यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल, ठीक है, आईएफएससी, सॉरी आईएफएससी, इंटरनेशनल आईएफएससी कोड आपको याद रह सकता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ठीक है, इस पर है। तो आप जो एसटीटी पे नहीं करते हो, एसटीटी पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है, अगर मान लो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर पर लोकेटेड है तो, लेकिन एसटीटी पेड नहीं है, उसके बावजूद भी 111 ए का और 1038 का बेनिफिट मिलेगा। ये आपका कैपिटल गेन का अमेंडमेंट यहां पर खत्म होता है।